हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द नेशनल एंथम इशू के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट नेशनल एंथम के तहत आया है। तो पिछले महीने ये जजमेंट आया था, जिसके बाद काफ़ी पेट्रियोटिज्म पे, नेशनलिज्म पे डिबेट्स उठी थी। सो द नेशनल एंथम इशू इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लीगल एग्जामिनेशन। जो लीगल जीके का पार्ट है, उस चीज़ के लिए ये इशू इम्पोर्टेंट है। लीगल जीके के सिवा जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स, कंपेरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके सिवा जो लोग जानना चाहते हैं कि नेशनल एंथम इशू है क्या, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू रहेगा सुनने के लिए। तो ये वीडियो आप तक प्रस्तुत करूंगा मैं, आयुष सांघी। लेट्स अंडरस्टैंड द नेशनल एंथम इशू, ये क्या कहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लैट की पेन ड्राइव स्टडी आईक्यू लॉन्च कर चुका है। ये पेन ड्राइव इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लॉ एग्जाम्स यानी कि क्लैट, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर, फैकल्टी ऑफ लॉ का एग्जाम, ये दिल्ली बेस्ड कॉलेज है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एनएलयू दिल्ली, एलेट का एग्जाम, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस पेन ड्राइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेशनल एंथम इशू। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नेशनल एंथम होता क्या है। व्हाट इज अ नेशनल एंथम? तो नेशनल एंथम क्या है, एंथम का मतलब क्या होता है, एक सॉन्ग है, एक हिम्न है, क्या है, व्हाट इज अ नेशनल एंथम? तो नेशनल एंथम को आप स्टेट एंथम कह सकते हो, नेशनल हिम कह सकते हो, नेशनल सॉन्ग कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इन सब नामों से इसे कहा जाता है। लेकिन नेशनल एंथम अल्टीमेटली होता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहती है, वो समझते हैं। इसको एक पेट्रियोटिकल म्यूजिकल कॉम्पोजिशन कहा जाता है। दिस इज अ पेट्रियोटिक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन जो कि आपके ट्रेडिशन को, आपके कल्चर को, आपकी हिस्ट्री को, आपकी संस्कृति को दिखाता है। इस पूरे के पूरे एंथम में यह बताया जाता है कि किस तरीके से आपके फ्रीडम फाइटर्स ने आपकी कंट्री के लिए लड़ा और स्ट्रगल क्या रही थी फ्रीडम फ्रीडम की। तो ये चीज़ रिकग्नाइज करी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, जिसके तहत आप एक नेशनल एंथम को या किसी भी एक हिम को नेशनल एंथम का दर्जा देते हो। तो इस चीज़ को यूज़ करा जाता है जिसको लोग नॉर्मली गाते हैं या जो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ अ पेट्रियोटिक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन दैट evokes and eulogizes the history, traditions and struggles. History, traditions, struggle या culture recognized either by the nation's government, normally a nation की government recognize करती है, जो कि official national song कहलाता है, national anthem कहलाता है, और लोग इसे यूज़ करते हैं या लोग इस चीज़ को अपना anthem मानते हैं। तो मैक्सिमम जो नेशनल एंथम्स हैं वो गाने के फॉर्म में है, एक सिंग के फॉर्म में और या हिम के फॉर्म में है, जिसको आप एक पर्टिकुलर स्टाइल में गाते हो। नेशनल एंथम का जो कॉन्सेप्ट है वो 19वीं सदी में यूरोप में ऊपर उठा था, और उसके पहले भी कई जगह ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन यूरोप में एक नोटिसेबल एग्जाम्पल हमें मिलने को देखने को मिलता है। सबसे पुरानी नेशनल एंथम बिलोंग करती है, एक कंट्री है जो कि वेस्टर्न यूरोप में आती है, नेदरलैंड्स, और वहाँ की नेशनल एंथम का नाम है विल्हेल्मस। तो विल्हेल्मस जो कि नेदरलैंड्स की नेशनल एंथम है, वो यहाँ पे गाई जाती है। तो नेशनल एंथम क्यों यूज होती है? इट इज़ यूजुअली इन द नेशनल और द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, जो कि किसी भी कंट्री की देखी जाती है, जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें होती है, और वो पूरा नेशन अडॉप्ट कर पाए, जिससे कि वो सब लोग गा पाए। नेशन का अडॉप्टेंस और कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए नेशनल एंथम की, या वो डी फैक्टो हो या ऑफिशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड। तो नेशनल एंथम जो कि इंडिया की है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन गण मन, इसके लिरिक्स बंगाली लैंग्वेज में थे, जिसको बाद में हिंदी लैंग्वेज में लाया गया था, क्योंकि हिंदी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंडिया की। इंडिया की आपको मैं बात बता दूं, 22 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से एक हिंदी है। तो जन गण मन को हिंदी में रखा गया था। ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी इंडिया में। और नेशनल एंथम से रिलेटेड ट्रिविया है, और एंटिटीज जो होती हैं, जैसे कि ग्लोबल एंटिटीज हैं, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, इन सब की भी एंथम्स होती हैं। उनको इंटरनेशनल एंथम का नाम दिया जाता है। ललबी इज द ऑफिशियल एंथम ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ, जैसा आप जानते हैं, यूएन का एक विंग है जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन और उनको बड़ा करने के लिए रखा गया है, यूनिसेफ। इसको कंपोज करा है स्टीव बाराकैट ने। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि नेशनल एंथम की इंपॉर्टेंस क्या है।
अगर किसी भी कंट्री का हिम या सॉन्ग रिकॉग्नाइज करा जाता है तो उसको सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म कहा जाता है, दैट इज अ सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो नेशनल एंथम आर यूज्ड इन वाइड एरे ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जाता है। नेशनल एंथम जब भी किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करा जाता है, किसी एंथम को नेशनल या नेशन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उस चीज़ के लिए कुछ एटिकेट्स, कुछ तरीके रेलिवेंट होते हैं। देयर आर सर्टन एटिकेट्स विच आर इन्वॉल्व्ड फॉर द नेशनल एंथम। दे मे बी इन्वॉल्व्ड इन द प्लेइंग ऑफ अ कंट्रीज एंथम, मे बी, या 99% ऑफ द टाइम्स ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। जैसे कि जब हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं जन गण मन, तो उसमें हम लोग खड़े हो जाते हैं, वी राइज इन रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर नेशन। तो ये चाहे मिलिट्री ऑनर के लिए हो, स्टैंडिंग या अपराइजिंग के लिए हो, अपना हेडवेयर जो आपने सर पे पहना हुआ है वो उतारना है या वो आपको ढकना है, ऐसी एटिकेट्स या तरीका फॉलो करा जाता है। डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में या रूल्स में ये बहुत फॉर्मल रहते हैं। देयर में भी रॉयल एंथम्स होती हैं, जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, उनकी एक एंथम हो सकती है, रॉयल एंथम है। प्रेसिडेंट की अलग एंथम्स होती हैं, स्टेट एंथम्स होती हैं कुछ ओकेजन्स के लिए। तो कई तरह की एंथम्स होती हैं। सिमिलरली स्पोर्ट्स की अपनी अलग अलग एंथम्स होती हैं। ये नेशनल हॉलीडे पे बजाई जाती है, फेस्टिवल्स पे बजाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स के। तो आपने देखा होगा हर एक स्पोर्टिंग इवेंट में, स्पोर्ट इवेंट शुरू होने से पहले नेशनल एंथम गाया जाता है किसी भी स्पोर्ट में। और किसी भी गेम में गोल्ड जीतने के बाद जिस कंट्री के कैंडिडेट ने गोल्ड जीता है, उस कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाता है। तो चाहे ओलंपिक गेम्स हो या कोई भी और गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो यहाँ पे बजाया जाता है। तो स्पोर्टिंग इवेंट्स में आपकी जो रिकग्निशन है वो आपकी नेशनल एंथम से होती है। हेंस नेशनल एंथम को हम बोल सकते हैं कि ये एक पेट्रियोटिज्म का सिंबल है। आपके अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना आती है, देशभक्ति की भावना आती है इस चीज़ के थ्रू। उसके सिवा पेट्रियोटिज्म, नेशनल एंथम ये रिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट्स के अंदर। नेशनल एंथम को स्कूल्स में गवाया जाता है, स्टूडेंट्स इसे प्ले करते हैं और नेशनल एंथम के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये होता है एक पेट्रियोटिज्म की भावना की तरफ। बाकी की कंट्रीज़ ने एंथम्स प्ले होती हैं थिएटर में, किसी भी तरह के आर्टिस्टिक या कल्चरल प्रोग्राम के पहले ये चीज़ प्ले होती है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं नेशनल एंथम को प्ले होने के। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जब भी इवनिंग न्यूज़ हांगकांग लोकल टीवी पे ब्रॉडकास्ट होती है, उसके पहले नेशनल एंथम बजाया जाता है। इसके सिवा कोलंबिया यूएसए में नेशनल एंथम सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे पब्लिक रेडियो पे और टीवी चैनल पे बजता है। जब और उसके सिवा थाईलैंड में फ्लैंग चैट इज प्लेड एट 8 and 18 नेशन वाइड, सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे ये बजाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री अपनी नेशनल एंथम को अपने हिसाब से या अपने पेट्रियोटिज्म के फीलिंग की टुवर्ड्स देख के किस टाइम पे कैसे बजाना है, किस फीलिंग को देखते हुए किस तरीके से रखना है, इसको बजाया जाता है। हमारी इंडियन नेशनल एंथम के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। जन गण मन जो नेशनल एंथम है, इनको लिखा था, ऑथर किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने इस चीज़ का जन गण मन को लिरिक्स दिए थे। इसको उन्होंने लिखा था बंगाली में। सन 1911 में जन गण मन को पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में गाया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल एंथम जो हम लोग गाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पहला और आखिरी स्टैंजा गाते हैं जो तकरीबन 20 सेकंड का रहता है। लेकिन जो ओरिजिनल नेशनल एंथम लिखी गई थी बंगाली में, वो 5 स्टैंजाज में लिखी गई थी जो कि तकरीबन 52 सेकंड तक चलती है, 52 सेकंड्स। तो ये डिफरेंस है हमारे नेशनल एंथम गाने में। बहुत लोग नेशनल एंथम को नेशनल सॉन्ग के साथ कंफ्यूज करते हैं। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, जो 1896 में लिखा गया था बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा। सो बंकिम चंद्र चैटर्जी रोड दिस सॉन्ग वंदे मातरम इन द ईयर 1896। तो आप ये ध्यान रखें, जन गण मन को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हिंदी वर्जन में एक्सेप्ट किया गया था एज नेशनल एंथम 24 जनवरी सन 1950। सो 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट करा था। तो इसका मतलब ये नेशनल है, पूरे नेशन के लिए है, और जिस लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया है वो लैंग्वेज वाइडली एक्सेप्टेबल है उस कंट्री में, यानी कि इंडिया में। इंडियन नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कोड्स, कुछ लॉज, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि नेशनल एंथम की इंसल्ट कोई ना कर पाए। उसमें से पहला जो लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। तो अगर नेशनल एंथम है वो हमारी नेशनल ऑनर है, उसकी तरफ अगर कोई इंसल्ट करेगा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कानून बनाया गया है। इसके सिवा इसमें और भी चीज़ें आती हैं। ये प्रोहिबिट करता है डेसिक्रेशन यानी कि डिटेरियोरेशन या मजाक किसी भी तरह का जो नेशनल ऑनर की तरफ इंसल्ट हो। जैसे कि नेशनल सिंबल्स आते हैं इसमें, नेशनल फ्लैग आता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आता है, इंडिया का मैप आता है, इंडिया की एंथम आती है।
यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत जेल हो सकती है 1 साल तक की। तो इस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। तो इसमें हमने नेशनल ऑनर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करा हुआ है। दूसरा जो लॉ है वो एग्जैक्टली लॉ नहीं है, वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखी जाती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो है, इसने फंडामेंटल ड्यूटी इंड्यूस करी है या इंसर्ट करी है आर्टिकल 51A के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखें, आर्टिकल 51A हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आर्टिकल 51A जो है वो पूरा का पूरा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज को रिफ्लेक्ट करता है। ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है, जहां पे सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस कंट्री के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्लैग को और एंथम को, तीनों ही चीज़ों को रिस्पेक्ट करें। संविधान को, झंडे को और एंथम को आप रिस्पेक्ट करें। ये दूसरा है। और तीसरा जो है वो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ये नेशनल फ्लैग के लिए है, सन 2002 में इनैक्ट किया गया था, जहां पे ये रेगुलेट करता है कि झंडे का साइज, उसका डिस्प्ले कैसा रहेगा और डेकोरम, आप उसे कैसे हॉइस्ट करोगे नेशनल फ्लैग को पब्लिक में, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है इंडियन नेशनल एंथम में या इंडियन नेशनल फ्लैग में। तो ये हिस्ट्री है जहाँ पे हमने लॉज बनाए हुए हैं अपनी नेशनल सिंबल्स को, फ्लैग्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को और एंथम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली। तो आप देख सकते हैं कि लॉज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी केस है जो कि इतिहास के पन्नों में सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में आता है। तो इस केस में क्या हुआ था, जेहोवा विटनेस का जो सेक्ट है, इस सेक्ट के 3 बच्चे, 3 स्टूडेंट्स नेशनल एंथम के दौरान खड़े हुए, लेकिन उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। ये इंसिडेंट है केरला का। क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम को गाने से मना कर दिया, इस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनका कहना यह था कि उनका जो सेक्ट है, इस सेक्ट के तहत फ्लैग को सल्यूट करना और नेशनल एंथम गाना ये अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है इस सेक्ट में। जिस वजह से वो खड़े तो हुए लेकिन उन्होंने नेशनल एंथम गाया नहीं। ये केस फैक्ट है केस का। इन फैक्ट्स के तहत केस सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि इनका सस्पेंशन इनवैलिड है, इनका सस्पेंशन हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि यहाँ पे इन लड़कों के पास, इन बच्चों के पास फंडामेंटल राइट है नेशनल एंथम ना गाने के लिए। सो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि आर्टिकल 19 एक क्लॉज ए 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट टू रिमेन साइलेंट भी एक राइट होता है, जहां पे आप क्या करते हो, आप, आपकी मर्जी है कि अगर आप चुप रहना चाहें तो आप चुप रह सकते हैं, उसकी वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता या आपको चुप रहने से कोई फोर्स नहीं कर सकता। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि अगर आपकी कॉन्शियंस किसी चीज में अलाउ करती है तो आप वो करें, अगर अलाउ नहीं करती है तो आप फ्री हैं किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए। आप अगर ना फॉलो करना चाहे तो ना करें। इन दोनों चीजों का प्ली सुप्रीम कोर्ट ने लिया और यह बोला कि इन लोगों का सस्पेंशन इनवैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि नेशनल एंथम जब प्ले हुई तो बच्चे चुपचाप खड़े हो गए, द स्टूडेंट स्टूड अप, लेकिन उन्होंने और किसी को डिस्टर्ब नहीं करा और उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी जिसकी वजह से ऐसा लगे कि वो डिसओबे कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एंथम को गाने से मना कर दिया। हेंस दे डिड नॉट वायलेट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ रिस्पेक्टिंग फ्लैग एंड एंथम। एंथम के दौरान खड़ा होना है, वो खड़ा हो गए, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी भी पूरी कर दी आर्टिकल 51A के तहत। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि उन बच्चों का सस्पेंशन सही नहीं है। ये पुराना केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि अगर कोई नेशनल एंथम ना गाना चाहे लेकिन सिमिलरली उसी टाइम पे वो और किसी चीज़ को या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा है और वो एंथम की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग इस बेसिस पे सज़ा नहीं दे सकते। उससे क्यों लेना, या उस केस से जो 1986 में हुआ था, बिजोई इमैनुअल का केस, उससे क्यों लिया गया सन 2016 के केस में। तो यहाँ पे क्या है, श्याम चोकसी ने एक पीआईएल फाइल करी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आर्टिकल 32 में। आपको ये बता दूं, आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट है जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। इन्होंने पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और ये बोला कि सारे सिनेमा हॉल्स में, पूरी कंट्री में जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, उसमें पिक्चर शुरू होने के पहले नेशनल एंथम गाई जाए बिफोर स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स, एंड ऑल्सो इशू अ प्रोटोकॉल फॉर प्लेइंग और सिंगिंग द एंथम एट फंक्शंस वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज आर इन अटेंडेंस, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज अटेंडेंस में रहे। उन्होंने इस बेसिस पे पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो पहले आपको यह बताते हैं कि पीआईएल और आर्टिकल 32 होता क्या है।
तो आर्टिकल 32 जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस राइट का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपके हाथ में हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या आपके फंडामेंटल राइट को यूज़ करने से आपको कोई रोकता है, तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट को मूव किया जा सकता है, और वो मूव किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आर्टिकल 32 के तहत आप प्रोटेक्ट करिए। टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑल्सो फॉर गेटिंग हिज फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड, उसको अपने फंडामेंटल राइट्स इस तहत प्रोटेक्ट करवाने चाहिए। तो ये है आर्टिकल 32 की इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है एक लिटिगेशन जो फाइल करी गई है पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि लोगों के भले के लिए। तो इंडियन लॉ में, हिंदुस्तानी कानून में आर्टिकल 32 जो है संविधान में, उसमें एक टूल है जिसकी वजह से आप पब्लिक को जुडिशरी के साथ जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि पीआईएल को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट्स द्वारा ही, कोर्ट ही अपना कोर्ट ऑफ लॉ में एक पीआईएल इंट्रोड्यूस कर सकता है, रादर देन अग्रीव्ड पार्टी। जिसको दुख है, जिसको दिक्कत हुई है, उसके सिवा कोर्ट ही इंट्रोड्यूस कर सकता है एक थर्ड पार्टी को। पीआईएल में राइट टू फाइल सूट इज गिवन टू मेंबर ऑफ द पब्लिक थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आर्टिकल 32 और पीआईएल के इस मतलब के थ्रू अगर पीआईएल किसी ने फाइल करा है तो वो पीआईएल बिल्कुल लेजिटिमेट है, और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो उसको एंटरटेन भी करा जाएगा। तो श्याम नारायण चोकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक हिस्टोरिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर्स दिए ये आपको पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर क्या था कि सिनेमा ओनर्स हर फिल्म को प्ले करने से पहले, फिल्म के किसी भी शो को प्ले करने से पहले नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को बजाएंगे। कंपल्सरीली है, ये मैंडेटरी है हर थिएटर में। दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था, कंपल्सरी है ऑडियंस के लिए कि वो नेशनल एंथम में खड़े हुए, क्योंकि ये चीज नेशनल ऑनर है, आपको इस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तीसरा ऑर्डर है, सिनेमा हॉल के एंट्री और एग्जिट के दरवाजे बंद रहेंगे जब नेशनल एंथम प्ले हो रही होगी। ये कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, बंद रहेंगे जब नेशनल एंथम प्ले हो रही होगी। और चौथा प्रोविजन है, सिनेमा की स्क्रीन पे हिंदुस्तान का झंडा, नेशनल फ्लैग की इमेज होनी चाहिए जब नेशनल एंथम प्ले करी जा रही हो। तो ये चार ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए। श्याम नारायण चोकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस इतिहास के पन्नों में फेमस हो गया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में। तो पहला है कि आप नेशनल एंथम प्ले करोगे, कंपलसरी है, ऑडियंस के लिए खड़ा होना कंपलसरी है, एंट्री और एग्जिट के दरवाजे बंद रहेंगे, इस पे अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, और नेशनल फ्लैग की इमेज स्क्रीन पे प्ले करी जाएगी 70 mm पे। अब बात आती है कि आप नेशनल एंथम क्या पूरी प्ले करोगे? बिल्कुल, फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम शुड बी प्लेड 52 सेकंड्स। क्या ये है? नो पर्सन कैन हैव कमर्शियल बेनिफिट फ्रॉम सिंगिंग एंथम। उसका किसी का कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं है, आप सिर्फ गा रहे हो उसे। नेशनल एंथम एक ऐसा पार्ट है जो कि प्रिंटेड नहीं रह सकती, इट कैन नॉट बी प्रिंटेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, आप प्रिंट नहीं कर सकते उसे। किसी भी तरह की फिल्म, ड्रामा या शो कैन हैव द नेशनल एंथम एज पार्ट ऑफ द शो। उस फिल्म का पार्ट या ड्रामे का पार्ट नेशनल एंथम नहीं होना चाहिए। और ये हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो फ्लैग की और एंथम की रिस्पेक्ट करें। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो रीजन था कि ये चीज लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाएगा पेट्रियोटिज्म की, हिंदुस्तानियत की और इंसानियत की। तो ये इंस्टिल करेगा फीलिंग विद इन वन अ सेंस ऑफ कमिटेड पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन अब आती है बात कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो बेंच ने क्लैरिफाई करा कि जिस रिगर में, डायरेक्शन में ये चीज़ अप्लाई करेगी, ये डिसेबल्ड को, विकलांगों को, जो बेचारे चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उन लोगों को अप्लाई नहीं करेगी। उनको खड़े होने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंथम के दौरान। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई करा कि जो एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप गेट्स पे चटकनी लगाओगे, बोल्ट करोगे डोर। इस चीज़ पे सवाल इसलिए उठाया गया था क्योंकि अगर दरवाजे बंद रहते हैं, चटकनी लगी होती है, तो उस टाइम पे अगर कोई मिसहैप, कोई ट्रेजेडी हो जाती है हॉल के अंदर, तो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे केस दिया गया था उपहार सिनेमा का, उपहार फायर ट्रेजेडी। तो उपहार में यही हुआ था जहाँ पे स्क्रीन हो रही थी फिल्म, और वहाँ पे चटकनी से दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अगर चटकनी से दरवाजे बंद कर दिए गए थे तो आग लगने पे लोग बाहर कैसे निकले, इस वजह से यहाँ पे इस पे चर्चा हुई थी, इस पे रिवोल्ट हुआ था। तो उन्होंने ये बोल दिया कि आप चटकनी मत लगाइए, लेकिन एंट्री और एग्जिट गेट्स को बंद रखें। तो उपहार ट्रेजेडी के दौरान ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया। तो ये दो क्लैरिफिकेशन आप ध्यान रखें, डिसेबल्ड को खड़े होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको दरवाजे बंद करने का मतलब आपको चटकनी लगवाने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है? देखिए,
मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी लिसनिंग टू द नेशनल एंथम ऑन वंस फीट, अगर आप खड़े हैं और नेशनल एंथम सुन रहे हैं मैंडेटोरली, ये आपके अंदर एक भावना जगाएगा पेट्रियोटिज्म की, इंसानियत की और अपनी कंट्री की प्राइड की तरफ। तो ये कमिटेड पेट्रियोटिज्म है और नेशनलिज्म है सारे सिटीजन्स के लिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये मैंडेटरी लिस्टिंग ये चीज़ करेगा, और दूसरा ये है कि जो लोग लेट हो गए हैं, जो लोग लाइन में लगे थे, जो लोग टिकट खरीद रहे थे, जो लोग पॉपकॉर्न खरीदेंगे, उन लोगों को टाइम मिलेगा वो, ताकि उनकी पिक्चर ना छूटे। इट वुड गिव पीपल सम एक्स्ट्रा टाइम टू ईदर मेक देयर वे टू द थिएटर, कि वो पहुंच पाए, और टू चूज द राइट फ्लेवर ऑफ पॉपकॉर्न एट फूड काउंटर आउटसाइड द मूवी हॉल। इस वजह से इनकी फिल्म नहीं छूटेगी, उस दौरान वो ये सब चीज़ हो सकती है। तो ये एससी का व्यू है। अब देखते हैं जनरल व्यू क्या है। ये जनरल व्यू है, जनरल मासेस का व्यू है, जहां पे ये देखा गया कि बहुत लोगों ने इस पर्टिकुलर डिसीजन को बहुत ज़्यादा बैकलैश किया है। तो यहां पे ये बताया जाता है कि फ्री स्पीच की रिकग्निशन बहुत ही ज़रूरी है कंस्टिट्यूएंट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कंट्री के लिए, जो जिसकी वजह से, एक फ्री स्पीच की वजह से ही एक पूरा हिंदुस्तान या पूरी कंट्री आपस में जुड़ी रहती है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ग्रांट किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा, जहां पे एक्सटेंड करा जाएगा ये। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप ये चीज़ बोल सकते हो कि पॉलिटिकल ऑर्डर को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताना चाहते हो, आप किसी चीज़ का पार्ट नहीं बनना चाहते हो, तो आप नहीं बनोगे उसका। तो अगर आपने मना कर दिया गाने से, या अगर आपने ये बोल दिया कि बाकी सब गा रहे हैं मैं नहीं गाऊंगा, तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यही केस डिसाइड हुआ था बिजोई एमैनुअल का 1986 में। तो रिफ्यूजिंग टू सिंग अलोंग और स्टैंड टू अटेंशन वाइल नेशनल एंथम प्लेस वुड काउंट एज एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच। ये फ्री स्पीच है, इवन इफ इट इज ऑफ अनडिजायरेबल काइंड। मतलब अगर किसी को बुरा लगे कि कोई नहीं गा रहा है, फिर भी उसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब ये चीज गलत नहीं है, कहने का मतलब ये है। और दूसरा जनरल व्यू ये है कि कोर्ट का प्रिंसिपल म्यूटिलेट करता है, खराब करता है और हार्म करता है स्टेट को, और उसकी इंटेग्रिटी को करोड करता है कि आप जबरदस्ती किसी को फोर्स कर रहे हो नेशनल एंथम गाने के लिए। ये फेलियर है सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का कि वो अपने खुद के प्रिंसिपल्स पे लिव अप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करा था लोगों की तरफ से। तो यहां पे क्या चीज दिक्कत कर रही है? व्हाट आर दी अनआंसर्ड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? तो ये जजमेंट आया है, ये हिस्टोरिक जजमेंट माना जा रहा है, इसकी तरफ क्या अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहते हैं? तो आइए देखते हैं आपको कि क्वेश्चंस के बेसिस पे कच क्या क्या चीज हो रही है। लोकेटिंग पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म इन प्लेइंग द नेशनल एंथम एट द सिनेमा इज रिडिकुलस फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। ये कहना है लोगों का, ये रिडिकुलस है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस डिसीजन के बारे में। तो व्हाट इज द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन नेशनल एंथम एंड मूवीज? फिल्मों का और नेशनल एंथम का क्या कनेक्शन है? लोग फिल्में देखने जाते हैं तो वहां पे नेशनल एंथम क्यों गाएं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, नेशनल एंथम सुनने से जब आप खड़े होते हो तो उस टाइम पे क्या आपको पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आएगी? अगर आपको पेट्रियोटिज्म की फीलिंग उसी टाइम पे आएगी तो आप मेट्रो में क्यों नहीं बजाते, ट्रेनों में क्यों नहीं बजाते, लिफ्ट में क्यों नहीं बजाते, हर जगह बजाया करो, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल्स में क्यों? तो दूसरा सवाल ये है। और तीसरा सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर नेशनल पेट्रियोटिक फीलिंग आपको नेशनल एंथम गाने से आती है तो सिर्फ मूवी वॉचिंग के दौरान ही क्यों होता है? नाश्ता खाते टाइम भी डालो, डिनर खाते टाइम भी डालो, सबके टाइम आप नेशनल एंथम गाया करो। तो ये तीन सवाल उठते हैं। तो अब ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमें याद दिलाना पड़ रहा है कि हमें नेशनल एंथम गानी चाहिए। अगर हमें नेशनल एंथम गानी है तो हमें उस चीज़ की हिचक नहीं होनी चाहिए। हमें गाना है, हम बिल्कुल गाएंगे, जहां बोला जाएगा वहां गाएंगे। तो इन तीन क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या लगता है, आप प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहां पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन, जिन्होंने नेशनल एंथम ऑथर करी थी, रविंद्रनाथ टैगोर का कोट आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने ये बोला है कि पेट्रियोटिज्म से ज्यादा ह्यूमैनिटी में विश्वास रखा जाना चाहिए। पेट्रियोटिज्म कैनॉट बी आर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। ये स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं है, इनका रेफ्यूज है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसानियत के लिए काम करा जाए कि ये एक ग्लास पानी या एक ग्लास पानी नहीं खरीदेंगे फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, या एक ग्लास पानी नहीं देंगे फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, हीरो के एक्सचेंज में डायमंड्स। और ये कभी भी पेट्रियोटिज्म को ह्यूमैनिटी के ऊपर नहीं रखेंगे। अगर इंसानियत है, वो किसी के भी तौर पे हो, किसी के भी प्रति पे हो, किसी के भी प्रति हो, वो चीज़ हमेशा जीतनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आई लिव, ये टैगोर साहब का कोट है। तो इस कोट के तहत उन्होंने पेट्रियोटिज्म से ऊपर ह्यूमैनिटी को रखा है। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो सकता है? आर्टिकल 51A यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है
कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बोलता है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करे, नेशनल एंथम की इज्जत करे। हाउएवर बीइंग पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इट इज नॉन जस्टिशिएबल। ये प्रॉब्लम है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है। इसका मतलब अगर कोई आदमी ये चीज फॉलो नहीं भी कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि 51A फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल। आपको ये बता दूं, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिशिएबल, सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल। ये इंडिविजुअल के राइट को इम्पिंच करता है कि वो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस चीज को चेक करने के लिए। तो अगर ये चीज नॉन जस्टिशिएबल है, आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, तो आप इस एक्ट में उसको होल्ड कर सकते हो कि उसने वायलेट करा है इस लॉ को, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। इस कंक्लूजन के तहत हम आते हैं और हम अपने लिए ये सवाल देखते हैं कि पेट्रियोटिज्म क्या हमारे अंदर नेशनल एंथम गाने से आएगा या नहीं आएगा। अगर पेट्रियोटिज्म हमें आता है, यानी कि हमें नेशनल एंथम गाना चाहिए, हमें किसी को याद दिलाना पड़ रहा है नेशनल एंथम गाने के लिए, तो ये ऐसी बात है कि मतलब नेशनल एंथम गाना कोई कोई हमारे लिए छोटी बात नहीं है। इट्स अ वेरी बिग प्राउड थिंग फॉर अस, और हमें इस चीज का गर्व होता है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। तो इस कंक्लूजन के साथ मैं एंड करूंगा महात्मा गांधी के कोट से, जिन्होंने ये बोला था कि पेट्रियोटिज्म ह्यूमैनिटी के बराबर है। पेट्रियोटिज्म इज द सेम एज ह्यूमैनिटी। ये पेट्रियोटिक इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमेन है, ये ह्यूमन है, इंसान है, और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। तो उन्होंने ये बोला था कि इंग्लैंड को या जर्मनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भी इंसान है। तो इनका पेट्रियोटिज्म इंक्लूसिव है, जो कि किसी भी तरह की नफरत या किसी भी तरह का इल विल टाइप रिलेशनशिप नहीं फैलाएगा। तो ये लोग ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते हैं और ह्यूमैनिटी को पेट्रियोटिज्म से ऊपर मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पेट्रियोटिक नहीं है, लेकिन इंसानियत इनके अंदर खत्म नहीं हुई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं इसके तहत। मेरा नाम है आयुष सांघी और ये वीडियो आप तक लाया जा रहा था स्टडी IQ द्वारा। ऐसे कई सारे और केसेस हैं जो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का पार्ट है, जैसे कि IC गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोमई केस, ADM जबलपुर केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस, KM नानावती केस, विशाखा जजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इंदिरा सोनी एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये सारे के सारे केसेस हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का पार्ट फॉर्म करते हैं और ये सारे लीगल GK के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9716523859। आई रिपीट 9716523859, या आप ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। बाय।